डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट वन के पेपर वन यूनिट वन हम कर रहे थे। ये हमारा 6th लेक्चर है। अभी तक हमने जिस पार्ट किया था वो एक कार्तीय निर्देशांक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। उसके बाद हमने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो हैं गति के नियम वो किए थे। तो प्रथम जो कि जड़त्व का नियम भी कहलाता है और दूसरा और तीसरे नियम भी किए थे। उसी से रिलेटेड आज हम जो पाठ करेंगे वो है कि अगर एक समान क्षेत्र हो तो उसमें गति किस प्रकार होती है। तो मोशन है ना, यूनिफॉर्म फील्ड। अब क्षेत्र किसे कहते हैं? क्षेत्र फिज़िक्स में उसके लिए यूज़ किया जाता है जहाँ की कोई भी बिंदु या किसी कण पर, पिंड पर बल कार्य करे या उसके ऊपर प्रभावित करे उसे। तो जब भी किसी कण को हम किसी एक समान क्षेत्र यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स, बल जो है वो अनुभव करता है। और इसमें दो केसेस जो हैं हमारे हैं। पहला है एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड या एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र, और दूसरा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, ये मैक्सवेल के संबंध के अनुसार एक ही रूप होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, विद्युत चुंबकीय विकिरण या क्षेत्र के। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने न्यूटन के लॉज पढ़े थे उनसे ही स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए एक कण है, उसका मास जो है वो m है और उसके ऊपर एक बल कार्य फोर्स कर रहा है F। अगर उसका त्वरण को हम a से इसको रिप्रेजेंट करें तो न्यूटन के द्वितीय लॉ के अनुसार F = ma होगा, सेकेंड लॉ। और उससे a की जो वैल्यू है, जो मान है, वो F/m होगा। अब क्योंकि m जो है वो नियत मान का है तो यहाँ a और f में एक ही बात है, हम उसको उसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ m जो है एक कांस्टेंट बन जाए। लेकिन a को अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में करते हैं, कार्तीय निर्देशांक, तो d²r जो स्थिति सदिश था हमारा, d²r/dt² = f/m भी लिख सकते हैं। और इसको अगर आप समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो dr/dt एक v हमें दे देगा, वेग, जो कि F/m(t), जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है हमने पढ़ते हैं 11वीं 12वीं में, उससे हम इंटीग्रल से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है k1 को आप t = 0 कंडीशन पे लगाएं और उससे हम इसको, अगर प्रारंभिक वेग कुछ है उस सिस्टम में तो वो हम उसको u से लिखें अगर, तो t = 0 पे यदि u हो तो ये इक्वेशन बन जाएगी v = F/m(t + u)। तो ये हमारे इस समान क्षेत्र के लिए। इसी तरह यदि हम इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दें, इस इक्वेशन को समाकलन कर दें, तो हम स्थिति सदिश जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, विच इज़ r = F/m एंड t² + 2 ut + k। ये बहुत एलिमेंट्री है, इसके लिए कोई रिग्रेस मैथमेटिक्स की हमें आवश्यकता नहीं है। नाउ एट t = 0, अगेन एक k2 को हमें फाइंड आउट करना है, कितना मान होगा। तो उसको r = मान लीजिए कुछ उसकी प्रारंभिक स्थिति है r0, तो k2 की वैल्यू r0। तो अब हमारे पास जो पूरी इक्वेशन है वो बन जाएगी r = F/m t²/2 + ut + r0। और यदि हम इसका खाली विस्थापन के रूप में इसको देखें तो हम r - r0 लिखेंगे, ut + F/m t²/2। अब यदि हम ये मान के चलें, एक कंडीशन और लगाएं कि t = 0 पे हमारे जो बिंदु है वो ओरिजिन पे, मूल रूप बिंदु पर था, वो जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम हमारे एक्सिस ड्रॉ करना, तो r0 0 होगा और u भी 0 हो जाएगा। तो v जो है वो F/m t से सीधा रिप्रेजेंट, और r जो है हाफ F/m t² से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ समझ में आई वो ये है कि वेग जो है वो प्रोपोर्शनल टू t होता है, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो है इस केस में वो t² के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यदि हम
इसका एक ग्राफ खींचना चाहें तो वेग जो है वो लीनियरली रैखिक रूप से वेरी करेगा, और जो उसकी जो पथ होगा जो कि r से परिभाषित होता है, वो पार्टिकल किसी भी समान क्षेत्र में यूनिफॉर्म फील्ड में वो एक परवलय पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, r क्योंकि t² की पावर है। अब जो हमने केसेस लिए थे उसमें पहला जो केस है वो है गुरुत्वीय क्षेत्र का। अब गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर गति ज्ञात करनी है हमें, तो हम इसके अंदर क्षेत्र को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो टर्म काम में लेंगे वो होगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता, और इसको हम अर्थ पर लेते हैं तो वो g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे F जो है वो mg के बराबर हुआ, और A जो है वो त्वरण वो F/m(g) के बराबर हो गया। तो V की इक्वेशन हमारे पास बनी V = gt और R = ½ gt²। तो यहाँ पे यदि आप इस इक्वेशन को समझना चाहें और उसके हम इससे रिज़ल्ट निकालना चाहें कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जो किसी पिंड की गति के लिए, तो यदि u का मान 0 नहीं हो, जैसा कई बार प्रोजेक्टाइल मोशन आप प्रक्षेप गति पढ़ते हो, तो हम उसको प्रक्षेप गति को वापस थोड़ा सा समझते हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। इसमें u को दो दिशाओं में आप उसके एकांक सदिश के द्वारा विभाजित कर सकते हैं, ux और uy घटकों में, और अगर इनिशियल जो प्रारंभिक वेग है वो थीटा एंगल बनाता है, तो किसी भी एक दूसरे समय पर उसका वेग मान लीजिए v है, तो उसके भी दो घटक होंगे vx vy, और वो जो प्रक्षेप है, जो प्रोजेक्टाइल है, पिंड ऊपर जाएगा और उसके बाद एक अधिकतम मान प्राप्त करेगा जो कि h से रिप्रेजेंट यहाँ पे फिगर में किया हुआ है हमने, और उसके बाद वो जो है वापस अपने एक्स एक्सिस पे आके और जिस पॉइंट पे कट करेगा उस दूरी को जो O से है उसको हम रेंज परास बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसका ऊर्ध्व मोशन लें वर्टिकल प्लेन में किसी भी ऊर्ध्व तल में, तो हमारे इन प्रारंभिक वेग के दो घटक हमने जैसे, तो हम इसको जो मैथमेटिक्स है हमारी उससे हम लिख सकते हैं निर्देशांकों के रूप में ux = u cos थीटा और uy u sin थीटा। तो ux जो है वो उसका क्षैतिज घटक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ऊर्ध्व घटक हो गया। इससे आप x की दिशा में ux cos थीटा t लिखेंगे और y की दिशा में uy t -½ gt। इसको ये -½ क्यों लेते हैं? क्योंकि g की जो दिशा है वो सदैव जो है वो इस गति के नेगेटिव ही रहती है। तो यहाँ पे y जो है वो u sin थीटा t -½ gt² रहेगा। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा जब हम इस t की इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो t से हम जो पहली इक्वेशन है 11 नंबर, उससे आप t को लिखेंगे x/u cos थीटा, तो इससे y की वैल्यू निकाल सकते हैं u sin थीटा, और t को x/u cos थीटा और ½ g और x/u cos थीटा का स्क्वायर। तो इससे आप एक नई समीकरण निकाल सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा। तो हमारे पास tan थीटा x -½ gx² बाई, ये इक्वेशन बहुत वेल नोन है, आपने इसको पढ़ा होगा, कई कॉम्पिटिशन्स में भी इसको यूज़ किया होगा जब प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति के लिए स्टडी करते हैं। तो इस इक्वेशन का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो यही है कि y जो है वो tan थीटा x - g/2u² cos² थीटा x² से रेगुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप yx का प्लॉट खींचते हैं तो इसको आप इस इक्वेशन को y = mx + cx² या nx² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। यहाँ m जो है वो tan थीटा और n जो है वो g/2u² cos² थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक परवलयाकार गति होगी इसकी। इसमें एक और टर्म जो आती है वो ये होता है कि कितनी देर वो जो प्रक्षेप है या पिंड है या कण है वो कितनी देर हवा में रहा जब उसने वापस अपने ग्राउंड को टच किया। तो O से पूरी परास का जो समय है वो हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं इस पॉइंट पे।
तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए सिंपल है, t इज इक्वल टू, तो हम इसको ये करेंगे कि t इज इक्वल टू t/2 लिखेंगे, क्योंकि आधे समय में ऊपर जाएगा और बाकी समय इक्वल समय में नीचे आएगा। तो y इज इक्वल टू 0, और तो ये हमारा 0 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 से u sin थीटा माइनस gt, और t जो है वो u sin थीटा अपॉन g हो जाएगा। लेकिन टोटल जो समय है उसको अगर हम डिवाइड करें तो t जो है वो 2t के बराबर है, जो कि समय के अधिकतम बिंदु पे पहुंचने का समय है अगर t, तो t जो है वो 2u sin थीटा अपॉन g हो जाएगा। और अधिकतम ऊंचाई अगर ज्ञात करनी है तो आप उसको जो y वाली इक्वेशन है उसके अंदर u स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कर दो, और उससे फिर आप एच मैक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, u स्क्वायर बाई 2g। कैसे निकालेंगे, थीटा को आप 90 डिग्री कर दोगे तो u स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। तो इसमें केस में नीचे से ऊपर सीधा ही चला जाएगा, और हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी परास है वो आप सिंपल कंपोनेंट से निकाल सकते हो। जैसे जो वेग है वो स्थिति बटा या दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ जो r है वो दूरी हो गई, और u x जो है वो उसको, क्योंकि x की दिशा में है, ये कंपोनेंट जो है x वाला वो चेंज नहीं होता है, तो u x इंटू टी जो है वो u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g, और u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो आपके साइन 2 थीटा हो गया, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। और इससे अधिकतम मान भी ज्ञात कर सकते हो कि आर मैक्स कितना हो सकता है अधिकतम, तो u स्क्वायर बाई जी, क्योंकि थीटा जो है, तो यदि किसी पिंड को 45 डिग्री पे फेंका जाए 45 डिग्री पे, तो वो अधिकतम जो है परास उसकी प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अंदर जो एक समान क्षेत्र का सेकंड पार्ट है वो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, वो करेंगे। और उसके साथ ही एक हमारा और टॉपिक है जिसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स और छद्म बल फिक्टिशियस फोर्सेस कहते हैं, वो भी पार्ट करेंगे।